दोस्तों, कॉमनवेल्थ नेशंस जो कि 56 कंट्रीज का एक ग्रुप है, इस ग्रुप में मोस्टली सिर्फ वही कंट्रीज आती है जिनके ऊपर पास्ट में कभी ना कभी ब्रिटिश हुकूमत ने शासन किया था। कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में टाइम के साथ इवॉल्व होता रहा है। आज के समय में कुछ ऐसी कंट्रीज भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है जिनके ऊपर कभी भी ब्रिटिश हुकूमत का साया नहीं पड़ा। ऐसा कहते हैं कि किसी भी टॉपिक को जड़ से समझने के लिए उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमनवेल्थ के इतिहास से। लेकिन उससे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो है चैनल का इंट्रो। ब्रिटिश एम्पायर के लिए अक्सर एक बात कही जाती है, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि ब्रिटिश कॉलोनीज इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी कि उनके ऊपर कभी भी सूरज ढलता नहीं था। ब्रिटेन का खुद का ज्योग्राफिकल एरिया तो सिर्फ इतना सा ही था, लेकिन जो एरिया उनने कब्जा रखा था या फिर जो सो कॉल्ड कॉलोनीज बना रखी थी वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से लेकर यूएसए और कनाडा तक स्ट्रेच होती थी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत है, व्हाट गोज अप कम्स डाउन। इसीलिए अर्ली 20th सेंचुरी आते आते ब्रिटिश एम्पायर का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। सभी ब्रिटिश कॉलोनीज में स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ने लगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका वो पहली कंट्री बनी जिसने अपने आप को ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से आजाद घोषित कर दिया। फर्स्ट कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और उससे भी बड़ी बात, अमेरिका कॉमनवेल्थ का मेंबर है ही नहीं। अमेरिका के बाद 1864 में कनाडा में इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ने लगी, लेकिन ब्रिटिशर्स इस बार पूरी तरीके से तैयार थे। जो भी अमेरिका के साथ गलतियां हुई उसे वो कनाडा के साथ नहीं दोहराना चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कनाडा को इंडिपेंडेंस के लिए हाँ भी नहीं किया और मना भी नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने 1867 में कनाडा को एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि कनाडा के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं और कनाडा अपनी खुद की सरकार बना सकती है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज भी बना सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स की जो बागडोर है वो अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी। कनाडा के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूफाउंडलैंड, साउथ अफ्रीका और द आयरिश फ्री स्टेट्स को भी डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया। डोमिनियन स्टेटस मिलने के बाद कुछ सालों तक तो ये कंट्रीज एकदम खुश थी, लेकिन कुछ सालों बाद इन सभी को ऐसा महसूस हुआ कि इनकी कंट्री और यूनाइटेड किंगडम एक इक्वल लेवल पर नहीं है। कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम अपने आप को इनकी कंट्री से सुपीरियर दिखाना चाहता है। तो एक बार फिर से इन सभी कंट्रीज में इक्वल स्टेटस को लेकर प्रोटेस्ट होने लगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन सभी कंट्रीज ने मिलकर 19 नवंबर 1926 को एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में इन सभी कंट्रीज ने मिलकर एक समझौता किया जिसे कहा जाता है बेल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1926। इस समझौते के 3 मेन पॉइंट्स थे। पहला, उन सभी डोमिनियन स्टेटस वाली कंट्रीज को फुल्ली इंडिपेंडेंट करना, जिससे इन सभी कंट्रीज को यूनाइटेड किंगडम के बराबर एक इक्वल स्टेटस मिला। दूसरा पॉइंट ये था कि भले ये सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई हो, लेकिन जो भी यूनाइटेड किंगडम का किंग या फिर क्वीन होगा उसे इन सभी कंट्रीज को भी अपना किंग या फिर क्वीन मानना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये था कि इन सभी कंट्रीज के ग्रुप को पहली बार एक नाम दिया गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें इनिशियली 7 कंट्रीज थी। बेल्फोर डिक्लेरेशन को 11 दिसंबर 1931 को स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर द्वारा फॉर्मलाइज किया गया, यानी कि इस दिन उसे एक लीगल रिकॉग्निशन मिला। ब्रिटिशर्स का ऐसा सोचना था कि जैसे जैसे उनकी सभी कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होती जाएगी वैसे वैसे वो उन सभी को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जोड़ लेंगे। लेकिन उनका ये सपना टूट गया जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि इंडिया का ये बोलना था कि इंडिया एक रिपब्लिक है, वो किसी भी दूसरे देश के राजा या फिर रानी को अपना राजा या फिर रानी नहीं मान सकता। लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया इस ग्रुप को ज्वाइन करे। इसीलिए 1949 में लंदन डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के रूल्स में कुछ रिफॉर्म्स किए गए। पहला बड़ा चेंज ये था कि इस ग्रुप के नाम में से ब्रिटिश हटाकर इस ग्रुप का नाम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस रख दिया गया।
दूसरा बड़ा चेंज ये था कि कोई भी कंट्री बिना ब्रिटिश क्राउन को एक्नॉलेज करे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है, जैसे कि इंडिया। लेकिन इसके साथ साथ सभी मेंबर कंट्रीज को ये मानना पड़ेगा कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के इस ग्रुप का हेड हमेशा प्रेजेंट ब्रिटिश क्राउन होगा। जैसे कि इस समय 2023 में यूके के किंग है चार्ल्स III और रूल्स के मुताबिक वही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के भी हेड है। 1949 में लंदन डिक्लेरेशन के पास होने के बाद इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और सिलोन यानी कि श्रीलंका ने भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के ग्रुप को ज्वाइन किया। इसके बाद कई सारी फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया, लेकिन 1995 में मोजाम्बिक इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाली पहली वो कंट्री बनी जिसके ऊपर कभी भी ब्रिटिशर्स ने राज नहीं किया। मोजाम्बिक के बाद कई सारी ऐसी कंट्रीज ने कॉमनवेल्थ के इस ग्रुप को ज्वाइन किया जिनके ऊपर कभी भी ब्रिटिश राज नहीं था। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबर कंट्रीज के नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन एज ऑफ टुडे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कॉमनवेल्थ की 56 मेंबर कंट्रीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी 56 मेंबर कंट्रीज में से 16 कंट्रीज आज भी ऐसी है जो ये मानती है कि जो भी यूनाइटेड किंगडम का किंग या फिर क्वीन है वो उनकी कंट्री का भी किंग या फिर क्वीन है। ऐसी कंट्रीज को एक नाम दिया गया है कॉमनवेल्थ रेल्म। इसके कुछ वेल नोन एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में इतनी बातें डिस्कस करने के बाद जो एक सवाल बचता है वो है कि इस ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इकोनॉमी या फिर ट्रेडिंग को बूस्ट करने के लिए नहीं बना है, ये एक मोर ऑफ कल्चरल ग्रुप है। इस ग्रुप को बनाने के पीछे का मेन रीजन ये है कि पहला तो ये सभी मोस्टली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज है और इन सभी कंट्रीज में इंग्लिश एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। उसके अलावा इन सभी कंट्रीज के बीच में जो एक कॉमन लिंक है वो है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। एक चीज जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के ग्रुप में अच्छी है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्हें कि हर 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस ग्रुप के बारे में ये है कि इस ग्रुप की सभी 56 मेंबर कंट्रीज आपस में अपनी एम्बेसीज यानी कि दूतावास को हाई कमीशन कहते हैं। जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता लगा कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अलावा भी एक और कॉमनवेल्थ है जिसका दूर दूर तक ब्रिटिशर्स और यूनाइटेड किंगडम से लेना देना नहीं है। उसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल में अपलोड की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में है। वेल आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।